नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके नोबल बाय 2.2 चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों की शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल यूके नोबल बाय 2.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफ़र आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ यूट्यूब पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मज़ेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। सबसे पहले नेहा और प्रिया खूबसूरत महिलाएं हैं। आकाश उतना ईमानदार नहीं है जितना उसने सोचा था। हालांकि मुंह से ऐसा कहा जाता है, लेकिन रिया के दिल में आकाश की पहचान पर शक बढ़ता ही जा रहा था। कप्तान, नीचे बहुत सारे घायल लोग हैं। कप्तान, हमें तीसरी मंजिल पर कार्यालय में भी बहुत सारे घायल लोग मिले हैं। 2 पुलिसकर्मियों ने प्रिया सिंह को सूचना दी। प्रिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जल्दी से एम्बुलेंस से संपर्क करो, पहले मुझे दिखाओ। पिछले गेट पर पहुंचकर कई पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल की तस्वीरें लीं। उनके सामने हट्टे कट्टे आदमियों का एक समूह पड़ा था, जिनमें से कई के सिर टूटे हुए थे और वे खून से लथपथ थे। दृश्य थोड़ा दयनीय था। प्रिया का मन अवसाद से भर गया। अगर उस आकाश ने ही शुरुआत की थी तो क्या इतनी मेहनत जरूरी थी? लेकिन इन गुंडों के लिए प्रिया भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। तीसरी मंजिल पर महाप्रबंधक के कार्यालय का दृश्य देखकर प्रिया को घृणा हुई। उसने पहली बार ऐसा घिनौना दृश्य देखा था। सभी पुरुषों के शरीर के निचले हिस्से चाकुओं से छलनी थे और खून टपक रहा था। पुरुष पुलिसकर्मियों के एक समूह ने तो ठंडी सांस भी ली और उनकी जांघें ठंडी थीं। यह किसने किया? यह बहुत क्रूर है। किसी व्यक्ति को ऐसा जख्म देना उसे मारने से भी बदतर है। प्रिया ने आंखें घुमाईं, पूरी तरह से अवाक। कितनी नफरत! आकाश और अन्य लोग ओमरा इंटरनेशनल लौट आए। यह मामला सुलझ गया था। जब तक पुलिस इसे अच्छी तरह से संभाल सकती थी, जमीन वापस मिल जानी चाहिए। इस बार मेधावी अधिकारी आकाश बन गया था। रिया का मूड थोड़ा उलझा हुआ था। हालांकि वह हमेशा कहती थी कि आकाश अच्छा नहीं है, यह आदमी हर बार उसकी मदद कर सकता था। उसे मानना होगा कि आकाश बहुत विश्वसनीय है। काम के बाद आकाश अध्यक्ष के कार्यालय से निकला और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए इमारत के नीचे पार्किंग में जाने की तैयारी की। हुआ यूं कि कंपनी की इमारत के बाहर आकाश ने नेहा को बाहर आते देखा और जल्दी से नमस्ते कहने के लिए उसके पास गया। नेहा, आज का दिन मुश्किल भरा रहा। नहीं, यह कठिन नहीं है। नेहा ने हाथ हिलाया और जाने ही वाली थी। आकाश ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन कहा, मैंने कहा था तुम्हें मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है ना? नेहा ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह आकाश से छिपना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। जब हम खाली हों तो अच्छी तरह बातें कर लें, आकाश ने आह भरी। आकाश भैया, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? नेहा ने दांत पीसते हुए पूछा। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूं? आकाश ने अपना सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आया क्यों। शायद उसे बस इस लड़की में दिलचस्पी थी और वह उसकी परवाह किए बिना नहीं रह सकता था। कुछ चीजें जो मैं करना चाहता हूं वे बिना किसी कारण के भी हो सकती हैं। अगली बार जब मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं तो मना मत करना। आकाश मुस्कुराया। नेहा ना नहीं कह सकी, इसलिए वह शर्माते हुए मान गई। कुछ बातें कहने के बाद नेहा चली गई। आकाश भैया, अलविदा, नेहा ने जल्दी से कहा। अच्छा, अलविदा। जैसे ही यह हुआ, रिया और मीरा इमारत से बाहर निकल गए। यह दृश्य देखकर वे आकाश को अजीब निगाहों से घूरने लगे। आकाश भैया, यह कितना करीबी लगता है। रिया थोड़ा परेशान हो गई। आकाश ने दोनों लड़कियों को आते देखकर खांसी की। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोगों में महिलाओं के साथ संबंध बनाने की क्षमता वाकई बहुत मजबूत होती है। मुझे यह अपनी आंखों के सामने नहीं मिला। मीरा ने कहा, हां, यह बहुत ज्यादा बयानबाजी होगी। दोनों लड़कियां खुद पर व्यंग्य करने के लिए एकजुट हो गईं। आकाश इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने किसी भी बात का खंडन करने की जहमत नहीं उठाई। असिस्टेंट नेहा, तुम जैसी सौम्य और दयालु लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? हां, मैं कल असिस्टेंट नेहा को याद दिलाने जा रही हूं, लेकिन किसी की मीठी बातों पर ध्यान मत देना। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो बाघ के मुंह में बकरी पड़ सकती है। मीरा का यिन और यांग अजीब था।
आकाश का गला थोड़ा घुट गया। क्या यह लड़की इंसानी बातें कर रही है? आकाश, जब मैं काम पर जाऊंगी तो पता चल जाएगा। अगर तुम कंपनी की महिला कर्मचारियों से बात करोगे तो तुम्हारा 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा, रिया ने अशिष्टता से कहा। अच्छा, आकाश ने कंधे उचका दिए। खैर, वह अब लड़कियों को उठाना नहीं चाहता था। मीरा ने कहा, इस आदमी को पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिछली बार मैं। भाषण के बीच में ही मीरा रुक गई। उसने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि पिछली बार वह 10 लाख रुपए के लिए आकाश में फंस गई थी। क्या बात है? रिया ने पूछा। कुछ नहीं, मीरा ने अपना सिर हिलाया। यह शर्मनाक था, वह इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। ठीक है, अगर कुछ है तो पहले ही वापस चले जाओ। कंपनी की इमारत के नीचे दबने से यह और भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, आकाश ने शांति से कहा। तीनों ऑन्डी कन्वर्टेबल में सवार हो गए। कुछ ही देर बाद ऑन्डी कैब्रियोलेट विला की ओर चल पड़ी। घर वापस आकर रिया और मीरा सोफे पर बैठ गए। वैसे मीरा, आज रात हम कहां खाना खाएंगे? क्यों ना हम खुद ही बना लें, मीरा ने सुझाव दिया। अच्छा, रिया ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर तुम मिस बेन के हाथ के बने व्यंजनों का स्वाद छक सको तो आज तुम्हारा दिन अच्छा बीतेगा, मीरा आकाश के साथ गुनगुना रही थी। आकाश ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मुझे सच में नहीं लग रहा कि तुम खाना बना सकती हो। मीरा परेशान हो गई। इस उत्पाद का क्या रवैया है? क्या यह अजीब है कि वह खाना बना सकती है? थोड़ी देर बाद मीरा और रिया रसोई में गए। आकाश सोफे पर लेट गया, रिमोट कंट्रोल उठाया, टीवी चालू किया और बोर लग रहा था। धड़ाम, खटाक, पहले रसोई से कुछ आवाजें आईं और फिर आकाश का चेहरा काला पड़ गया। क्या यह लड़की खाना बना सकती है, बर्तन फेंक सकती है और कटोरा तोड़ सकती है? क्या परेशानी है? मैं इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी हूं। खैर, यह मेरा कोई काम नहीं है। आकाश टीवी देखता रहा। थोड़ी देर बाद रिया और मीरा एप्रन पहने हुए कुछ सब्जियां निकालकर मेज पर रख देते हैं। आकाश पास जाकर बोला, खाना तैयार है? रिया को सिर दर्द था। हालांकि उसे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी वह खा सकती थी। मीरा, एक भूतनी मरे हुए लोगों को खा सकती है, रसोई में तो यह कोई काम नहीं कर रहा। मीरा का चेहरा थोड़ा अजीब था। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इसे छकना चाहोगे? आकाश ने सिर हिलाया, अपना चम्मच उठाया, हरी सब्जी का एक टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में रखकर डीला किया। रिया को अजीब तरह से खांसी आई। पकवान कड़वा और नमकीन था। उसने सोचा कि आकाश थूक देगा। कौन जाने। आकाश ने शांति से कुछ कौर चबाए और फिर बिना पलकें झपकाए उन्हें निगल लिया। आकाश ने कुछ नहीं खाया था। जब वह सीमावर्ती जंगल में हथियारों का शिकार कर रहा था तो समय बचाने के लिए उसने सीधे भालू का मांस कच्चा ही खा लिया था। सब्जियों का क्या मजा। हालांकि यह कहना होगा कि मीरा का खाना आकाश ने अपने जीवन में अब तक खाया सबसे घटिया खाना था। आकाश ने अपनी चम्मच नीचे रख दी। उसे दोनों सुंदरियों के पाक कौशल की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे खाना बनाने दो। रसोई में खाना नहीं है, रिया ने भौहें चढ़ाईं। खैर, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं पहले सो जाऊंगा। आकाश न तो ठंडा था और न ही हल्का। मीरा चिल्लाई, अरे 1 मिनट रुको, तुमने कहा नहीं कि यह स्वादिष्ट है? तुम खुद ही खाओ। चूंकि तुम्हें लगता है कि यह स्वादिष्ट है, इसलिए अपना समय लो। आकाश मीरा से घुट रहा था, इसलिए वह बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। आकाश, कमीने! मीरा शर्मा गई, गुस्से से डांटते हुए फुसफुसाई, अगर यह स्वादिष्ट नहीं है तो यह स्वादिष्ट नहीं है। यह कहते हुए मीरा ने हरी सब्जियों का एक निवाला लिया और उन्हें अपने मुंह में डीला छोड़ दिया। वह लगभग उन्हें बाहर नहीं निकाल पाई। यह वाकई बहुत बुरा था। रिया ने अपनी कनपटी रगड़ी और कहा, मीरा, मुझे लगता है कि आगे से तुम खाना नहीं बनाओगी। तुम रसोई में बहुत गंदगी फैलाती हो। कई कटोरे टूट गए थे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेकआउट लेकर आती हूं। मीरा खुश नहीं थी। परेशान मत हो, मैं टेकआउट मंगवा सकती हूं, रिया ने कहा। अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो तुम मुझे एक बार सजा दे सकती हो। मुझे एक रेस्टोरेंट पता है जिसका स्वाद अच्छा है। आधे घंटे तक मेरा इंतजार करो। मीरा ने अपना एप्रन उतार दिया और घर से बाहर चली गई। उसका दिल तो देखो। रिया भी नहीं रुकी और बर्तन साफ करने के लिए वापस रसोई में चली गई। आकाश अपने कमरे में वापस चला गया और थोड़ी देर लेट गया। उसे आज सुबह विक्रम गारमेंट्स में हुई घटना को लेकर थोड़ा अजीब लगा। विक्रम बिना किसी वजह के रिया पर निशाना नहीं साध सकता।
क्या कोई चुपके से निर्देश दे रहा है? लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है। आकाश ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। खैर, मैं रिया के बगल में हूं, यह महिला खतरे में नहीं होगी। लगभग 10 मिनट बाद किसी आकाश के बेडरूम पर दस्तक दी। आकाश, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। दरवाजे के बाहर से रिया की ठंडी आवाज आई। आकाश की भौहें सिकुड़ गईं। कोई मुझे ढूंढ रहा है? लगता है मुंबई में मेरा कोई दोस्त नहीं है ना? जब वह उठा और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला हाथ में कॉफी का कप लिए लिविंग रूम में सोफे पर बैठी है। यह सुंदरी प्रिया सिंह थी, जो एक सस्ती हल्के पीले रंग की पोशाक पहने हुए थी। पुलिस की वर्दी की तुलना में इसमें वाकई कोई स्वाद नहीं था, लेकिन यह उसे और अधिक स्त्रैण बना रही थी। उसका अवतल और उत्तल शरीर, बिना चर्बी के सपाट पेट, हालांकि पोशाक सस्ती थी लेकिन आकर्षक शैली को नहीं ढक पाई। प्रिया ने रिया और आकाश को अजीब तरह से देखा और उत्सुकता से कहा, क्या तुम साथ रहते हो? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह बकवास नहीं है? मैं प्रेसिडेंट मल्होत्रा का बॉडीगार्ड हूं। अगर मैं साथ नहीं रहूंगा तो अपनी सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा? रिया का सुंदर चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक सा लग रहा था। आकाश की कही हुई बात अच्छी होती है और स्वाद हमेशा बदल जाता है। प्रिया ने आकाश को तिरस्कार से देखा। उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। हालांकि ये अमीर परिवार की महिलाएं आकाश जैसे बॉडीगार्ड्स की भर्ती करने में वाकई सक्षम हैं। यह भी संभव था कि आकाश दूसरों को लूटना चाहता हो। प्रिया को लगा कि यह ज्यादा संभव है। जब आकाश ने देखा कि आगंतुक प्रिया है तो वह हैरान रह गया और मुस्कुराते हुए बोला, कैप्टन प्रिया, आप मुझसे क्या चाहती हैं? बकवास। अगर ठीक होता तो मैं तुम्हारे पास आती। प्रिया ने सफेद आंखें दिखाईं। रिया के दिल में एक अजीब सी भावना थी। अगर उसे दिन में कुछ ढूंढना था तो वह रात में आकाश को ढूंढने क्यों दौड़ी? यह क्या ताल है? क्या बात है? आकाश ने पूछा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मेरे साथ आओ। प्रिया ने कॉफी नीचे रख दी। रिया स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि प्रिया का क्या मतलब था। वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, कैप्टन प्रिया, क्या बात है? उसे चिंता हुई कि शायद सुबह विक्रम गारमेंट्स में हुई घटना की वजह से ऐसा हुआ होगा। आखिरकार आकाश ने इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाई थी। कुछ नहीं, मैं बस आपके बॉडीगार्ड से अकेले में बात करना चाहती हूं, प्रिया ने कहा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन प्रिया, अगर आप मुझे बाहर चलने के लिए पूछना चाहती हैं तो आप पहले ही कह सकती हैं। मैं इस अचानक से थोड़ी शर्मिंदा हूं। प्रिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया और अचानक वह गुस्से में आकर चिल्लाई, मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए पूछूंगी? तुम सपना देख रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। प्रिया की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देखकर रिया चौंक गई। क्या आप यहां कुछ नहीं कह सकते? आकाश ने पूछा। यहां सुविधा नहीं है, मेरे साथ आओ। प्रिया ने आकाश को घूरा, उसका हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। आकाश कुछ देर के लिए शांत हो गया। यह लड़की कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। मिस मल्होत्रा, रात में आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। मैं आपका बॉडीगार्ड उधार लेना चाहती हूं। प्रिया ने रिया से माफी मांगी। रिया ने स्तब्ध होकर सिर हिलाया। उसे शक हुआ, क्या कैप्टन प्रिया आकाश को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं? इस तरह आकाश और प्रिया विला से निकल गए। विला के बाहर एक सफेद जेट्टा खड़ी थी। प्रिया ने दरवाजा खोला और कहा, गाड़ी में बैठ जाओ। आकाश ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इसलिए वह प्रिया की कार में बैठ गया। जल्द ही जेट्टा विला से निकल गई। अच्छा, तुम क्या कहना चाहती हो? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने आकाश की तरफ देखा और सोचा कि यह आदमी काफी समझदार है और समझ गया होगा कि वह क्या ढूंढ रही है। गाड़ी चलाते हुए प्रिया ने भौहें चढ़ाईं और कहा, सुबह विक्रम गारमेंट्स के वे लोग अस्पताल में मारे गए थे और उनमें से कोई भी नहीं बचा। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? आकाश ने पूछा। अर्थात वे लोग जिनका जीवन तुमने बर्बाद कर दिया है, प्रिया ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा। आकाश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूछना जारी रखा, मैं अस्पताल में मारा गया था, क्या यह एक हत्या थी? प्रिया ने सिर हिलाया। गोलीबारी दूसरी तरफ एक पेशेवर हत्यारा होना चाहिए। ओ, आकाश ने उत्तर दिया, थोड़ा उलझन में। वास्तव में यह जटिल नहीं था। आर्यन खन्ना ने मूल रूप से विक्रम को आकाश की ताकत देखने के लिए रिया के अपहरण में भूमिका निभाने के लिए भेजा था।
मीरा से इस बारे में जानने के बाद आर्यन स्वाभाविक रूप से गुस्से में आ गया और उसने विक्रम को मारने के लिए कई हत्यारों को अस्पताल में घुसने के लिए भेज दिया। आर्यन खन्ना लंबे समय से रिया को अपने दिल में अपनी औरत मानता था। वह किसी और को रिया का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। विक्रम भी बहुत दुखी था। उसने रिया को मौत के घाट उतार दिया था। उसे बलि का बकरा बनाया गया और उसकी मौत हो गई। क्या तुम्हें कुछ पता है? प्रिया ने जल्दी से पूछा। क्या तुम अब भी उन लोगों से बदला लेना चाहती हो? आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रिया ने दांत पीसते हुए कहा, मत भूलना मैं एक पुलिस वाली हूं। आजकल किसी पुलिस वाले में तुम्हारे जैसी न्यायप्रियता होना दुर्लभ है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया की पहचान और इस बूढ़ी जेठा को चलाने से पता चलता है कि यह महिला एक अच्छी पुलिस अधिकारी है, लेकिन कभी कभी वह बहुत सीधी होती है। प्रिया शर्मा गई और खींचकर बोली, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो? क्या तुम मेरी तारीफ करना चाहती हो? आकाश हंसा और फिर बोला, तुम क्राइम ब्रांच की कप्तान हो, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। तुम एक मजबूत परिवार हो, तुम्हें पुलिस का डर नहीं होगा। किस परिवार की बात कर रही हो? प्रिया ने जल्दी से पूछा। खन्ना परिवार, खन्ना ग्रुप। बेहतर होगा कि तुम बाकी लोगों के बारे में कम जाने, आकाश ने हल्के से कहा। जब प्रिया ने यह सुना तो वह असहज हो गई, लेकिन उसने पूछना जारी नहीं रखा। एक क्राइम ब्रांच की कप्तान होने के नाते वह मुंबई शहर में खन्ना परिवार की गतिविधियों के बारे में कैसे नहीं जान सकती थी? बात बस इतनी थी कि वह उस दैत्य को गिराया जाना चाहती थी, और यह रातों रात नहीं हो सकता था। पहले मुंबई शहर में बहुत अराजकता थी, क्योंकि यह समुद्र के पास था। तस्करी और अन्य गतिविधियां बहुत गंभीर थीं, और अंडरवर्ल्ड की ताकतें बहुत उग्र थीं। डायरेक्टर वर्मा के आने के बाद ही सार्वजनिक सुरक्षा में धीरे धीरे सुधार हुआ। इसे मिटाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है, प्रिया ने कहा। बस जान लो, जल्दी मत करो, आकाश हंसा। यह लड़की अपनी स्थिति जानती है और बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। अच्छा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, यह पुलिस के लिए है, प्रिया आकाश को घूरती है और कहती है। आकाश को सिरदर्द हो रहा था, इसलिए उसने हाथ फैलाकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कुछ और आरामदायक दिन जीना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे अभी भी एक काम करना है। प्रिया ने दांत पीसते हुए गुनगुनाया, अगर तुम में क्षमता है तो तुम देश की सेवा क्यों नहीं कर सकते? हर किसी का लक्ष्य अलग होता है। अब मुझे सिर्फ अपने आसपास के लोगों की परवाह है, आकाश ने हल्के से कहा। विषय फिर से टाल दिया गया। प्रिया का सिर थोड़ा दुखने लगा। उसे लगा कि आगे पूछने पर भी उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल पाएगी। आकाश ने खन्ना ग्रुप के बारे में जो कहा वह गौर करने लायक है। गुड गुड, एक बेसुरी आवाज आई। आकाश ने प्रिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्रिया का चेहरा लाल हो गया और उसके हाव भाव थोड़े सख्त हो गए। उसने कहा, इसमें क्या अजीब बात है? मुझे भूख लगी है। आकाश मुस्कुराया। यह महिला काफी स्पष्टवादी है। यह देखकर कि आकाश ने एक शब्द भी नहीं कहा, प्रिया के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं एक खूबसूरत महिला हूं, इस आदमी को तो मुझे खाने पर बुलाना भी नहीं आता। सचमुच एक नालायक है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे आज सुबह खाने पर बुलाओगे? प्रिया ने कहा। आकाश को यह याद आया और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। माफ करना, मैं लगभग भूल ही गया था। तुम? प्रिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह इतनी गुस्से में थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तुम्हारी बहन, मैं कितनी खूबसूरत हूं। दूसरे मुझे खाने पर बुलाने के लिए पापड़ बेल रहे हैं। तुम्हें दिल का दौरा क्यों नहीं पड़ जाता? प्रिया को जोरदार टक्कर लगी। प्रिया बोलने ही वाली थी कि आकाश का चेहरा अचानक बदल गया। उसने हाथ बढ़ाया और प्रिया का दाहिना हाथ पकड़कर स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर झटका दिया। तुम क्या कर रहे हो? प्रिया के मुंह से अभी तक पूरी बात नहीं निकली थी। अगले ही पल बूम, तेज आवाज के साथ एक तेज रफ्तार ऑडी A8 ने प्रिया की जेट्टा को टक्कर मार दी। जेट्टा का आधा अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और विंडशील्ड सीधे कांच के मलबे में जा टकराई। अगर आकाश ने स्टीयरिंग व्हील को तेजी से नहीं मारा होता तो पूरी कार ऑडी A8 से टकरा जाती। प्रिया का सिर लगभग स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया था और आकाश के हाथ की हथेली ने उसे सहारा दिया था। तुम गाड़ी कैसे चलाते हो?
क्या तुम अंधे हो? प्रिया के कुछ कहने से पहले ही ऑडी A8 की खिड़की से एक आदमी का सिर बाहर निकला और एक गाली निकली। आकाश ने अपना सिर घुमाया और उस आदमी का चेहरा देखा। वह अपनी भौहें उठाने से खुद को रोक नहीं सका। यह वही था। प्रिया बहुत गुस्से में थी। यही वह आदमी है जो मुझसे टकरा गया था और उसने मुझे ही डांटा। जैसे ही दरवाजा खुला, प्रिया तुरंत कार से बाहर निकल गई। जेट्टा का आधा अगला हिस्सा लगभग चकनाचूर हो गया था और यह मूल रूप से बिखरा हुआ था। प्रिया का दिल दुखने और चिढ़ने दोनों से भरा था। इसके विपरीत काली ऑडी A8 की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, सिवाय इसके कि कार का अगला हिस्सा थोड़ा दबा हुआ था। कोई अन्य क्षति नहीं थी। तुमने मेरी कार को क्यों टक्कर मारी? प्रिया गुस्से से ऑडी A8 पर बैठे आदमी को घूरती है। वह आदमी सक्सेना था, विदेश व्यापार ब्यूरो का निदेशक, जिससे रिया और मीरा की मुलाकात आकाश से पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय हुई थी। सक्सेना नीचे आया और कार में एक महिला बैठी थी जिसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे। उसने जल्दी से कपड़े पहने और कार से बाहर निकल गई। सक्सेना शराब के नशे में धुत था और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुमने मेरी कार को टक्कर मारने की हिम्मत कैसे की? प्रिया ने गुस्से से कहा, यह साफ है कि तुमने मेरी कार को टक्कर मारी है। तुम पर नशे में गाड़ी चलाने और एक सड़क दुर्घटना का कारण बनने का शक है। मेरे साथ आओ। सक्सेना ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत गुस्सा हो गया। यह महिला वास्तव में जीना नहीं चाहती थी। उसने विदेश व्यापार ब्यूरो के निदेशक को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? आगे बढ़ते हुए सक्सेना ने उस महिला को सीधे थप्पड़ मारने का मन किया। प्रिया का चेहरा साफ देखकर सक्सेना की आंखें सीधी हो गईं। सुंदर महिलाओं को देखने के अपने वर्षों के अनुभव के साथ क्या यह प्रिया वाकई सबसे अच्छी है? वो चेहरा, वो छाती, वो लंबी टांगें, वो पतली कमर, ये सबसे बढ़िया है। मेरे बगल में खड़े आम पाउडर से ये बहुत अलग है। मिस्टर सक्सेना, किसी राहगीर से बात मत करो। चलो वापस चलते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। सक्सेना के बगल में खड़ी नंगी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चली जाओ। सक्सेना ने अपने बगल में खड़ी नंगी औरत को, जो प्रिया को घूर रही थी, एक तरफ धकेल दिया और उससे कहा, खांसो। ये हसीना, मुझे लगता है अभी गलतफहमी हुई होगी। बकवास छोड़ो और पहले मेरी कार का किराया चुकाओ। प्रिया ने एक नजर में अपनी भौहें दिखाईं। ये आदमी अच्छा नहीं है। सक्सेना ने टूटी फूटी पुरानी सफेद जेट्टा पर नजर डाली। ये बस इतनी सी टूटी फूटी कार है, ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार रुपये की होगी। सुंदरता, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसी टूटी हुई कार चलाना अफसोस की बात है। सुंदरता, मेरा नाम सक्सेना है। मैं मुंबई विदेश व्यापार ब्यूरो का निदेशक हूं। जब तक तुम मेरे पीछे रहोगी, मैं तुम्हें जो भी कार चाहिए खरीद दूंगा। सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने घृणा से देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम एक बेशर्म आदमी हो जो विदेश व्यापार ब्यूरो के निदेशक बनने के लायक हो? प्रिया को खुद को डांटते हुए सुनकर सक्सेना का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था और वह चिल्लाया, सुंदरता, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम असम्मान न करो। मैं सक्सेना अमीर हूं, शक्तिशाली हूं। मेरे साथ रहना तुम्हारा आशीर्वाद है। प्रिया तीखे शब्दों के कगार पर थी। आकाश कार से बाहर निकला, सक्सेना की ओर देखा और एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, निदेशक सक्सेना, हम फिर मिलेंगे। सक्सेना स्तब्ध रह गया। आकाश का चेहरा साफ देखने के बाद वह अचानक गुस्से से भर गया। यह तुम हो? सक्सेना यह नहीं भूला था कि पिछली बार रेस्टोरेंट में उसकी पिटाई हुई थी। उसने वह शर्म कभी नहीं छोड़ी थी। अब लड़का दरवाजे पर आया। सक्सेना पूरी तरह से उदास था और लड़के को सबक सिखाने का मौका ढूंढने को तैयार था। क्या तुम उसे जानते हो? प्रिया आकाश की तरफ देखकर भौहें चढ़ाती है। मुझे इस तरह के दिमागी रूप से बीमार के बारे में नहीं पता। आकाश ने आगे बढ़कर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? सक्सेना ने गुस्से से कहा, कुछ तो है जिसे तुम डांट नहीं सकते। आकाश ने कंधे उचका दिए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुंबई शहर का मेयर भी मुझे कुछ इज्जत देगा। तुम क्या गिनते हो? छोटी सेक्रेटरी। आवाज छोटी नहीं है, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सक्सेना दहाड़ा और आखिरकार अपना स्वभाव प्रकट कर दिया। आकाश ने कहा, तुम मरना चाहते हो? सक्सेना को गुस्सा आ गया और शराब ऊपर आ गई। उसने उसे आकाश के मुंह पर थप्पड़ मार दिया।
इस तरह के कूड़े करकट वाले से निपटने के लिए आकाश विनम्र होने के लिए बहुत आलसी था। उसने सक्सेना का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया, जिससे सक्सेना का दाहिना हाथ सीधे उखड़ गया। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? उतावले मत हो। प्रिया का सुंदर चेहरा रंग बदल गया और उसने आकाश का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, आकाश ने प्रिया को मुंह चिढ़ाया। उसने सक्सेना को चाकू से बेहोश करके जमीन पर पटक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां हो, तुम खुद ही सब संभाल सकती हो। प्रिया का सिर थोड़ा दुखने लगा और उसने गुस्से से कहा, तुमने लोगों को बेहोश क्यों कर दिया? जिस आदमी ने मुझे बचाया था वह मेरे कानों में गूंज रहा है, आकाश ने कहा। प्रिया कुछ अवाक रह गई। उसे परवाह नहीं थी कि आकाश क्या करना चाहता है। प्रिया ने बस अपना मोबाइल फोन निकाला और फोन किया। नमस्ते, मैं प्रिया सिंह हूं। जैन स्ट्रीट पर एक पुलिस गाड़ी भेजो, आकाश ने आलस से कहा। कैप्टन प्रिया, मैं पहले वापस जाऊंगा। जो भी तुम चाहो, प्रिया ने मन ही मन थोड़ा दुखी होकर कहा। क्या इस आदमी को बस थोड़ी देर अकेले रहना पसंद नहीं है? मुझे परवाह है कि वह क्या करता है। प्रिया शर्मा गई और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। आकाश सड़क के किनारे चला गया। मुड़कर देखा तो एक रेस्टोरेंट के सामने एक जानी पहचानी BMW X6 खड़ी थी। यह मीरा की कार थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां उससे टक्कर हो जाएगी। आकाश ने सोचा कि वह बस एक सवारी ले सकता है, इसलिए वह रेस्टोरेंट चला गया। इस समय मीरा का मूड खराब था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टेक अवे खरीदने जाते समय उसका सामना ऐसी चीज से होगा। उसे याद आया कि पिछली बार उसने रेस्टोरेंट में जो ब्रेज्ड फिश खाई थी उसका स्वाद बहुत अच्छा था, इसलिए वह रेस्टोरेंट गई और टेक अवे पैक करने की तैयारी की। लेकिन अचानक वह पहली मंजिल के हॉल में लगभग आधे घंटे तक इंतजार करती रही। टेक अवे का इंतजार करने के बजाय हट्टे कट्टे आदमियों के एक समूह ने उसे घेर लिया। मिस, शेरा भाई, कृपया ऊपर चलो। अपने चारों ओर हट्टे कट्टे आदमियों का एक समूह देखकर मीरा का दिल उछल पड़ा और वह शांत होने की कोशिश करने लगी। उसने सीधे चेहरे से कहा, मुझे माफ करना, मैं किसी शेरा भाई को नहीं जानती। कई हट्टे कट्टे आदमियों ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और मीरा के संघर्ष करने का इंतजार किए बिना ही उसे ऊपर खींच लिया। मीरा के खूबसूरत चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्या मुझे अगवा नहीं किया जाना चाहिए? उसे दूसरी मंजिल पर एक स्वीट में घसीटा गया जब वह देवास्वप्न देख रही थी। सूट पहने एक हट्टा कट्टा आदमी बॉस की कुर्सी पर बैठा था और सामने मीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वह धीरे से एक सिगार निकालता है और पास में खड़ा एक अंगरक्षक उसे जलाने के लिए लाइटर निकालता है। यह आदमी शमशेर ही था जिसने पिछली बार आकाश का पीछा करने के लिए OnDR 8 चलाई थी। वह अंधेरी इलाके की कई सड़कों का प्रभारी भी था। आज जब वह निरीक्षण करने आया तो उसकी मुलाकात उस BMW X6 से हुई जिसने पिछली बार उसे पहली बार प्रभावित किया था और शमशेर को तुरंत निशाना बनाया गया। इसीलिए यह सब हुआ। तुम क्या करना चाहते हो? मीरा ने उन दो हट्टे कट्टे आदमियों को एक तरफ हटा दिया जो उसका हाथ पकड़े हुए थे और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? शमशेर ने ठंडी नजर से देखा और खींचते हुए कहा, तुम बहुत हिम्मत वाली औरत हो। पिछली बार मेरे होटल में जब तुमने बिना पैसे दिए खाना खाया था तब तुम ये बात भूली तो नहीं थी, है ना? मीरा का चेहरा थोड़ा बदल गया। पता चला कि क्योंकि यह आखिरी बार था, उसने अपनी कार दरवाजे के बाहर खड़ी की होगी और उसे दूसरों ने पहचान लिया होगा। यह कोई गंभीर बात नहीं है, यह बस एक तमाशा था जब मैं अपने दोस्तों के साथ नशे में थी। पिछली बार जो हुआ वह असल में हमारी गलती है। मैं तुम्हें 2 गुना मुआवजा दे सकती हूं। मीरा ने धीरे से शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। शमशेर ने धुएं का एक कश लिया और उसकी गंदी नजरें कुछ देर के लिए मीरा के सुडौल शरीर पर टिक गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है मिस, लेकिन तुम मेरे बार में बिना पैसे दिए खाना क्यों खाना चाहती हो? और वो लड़का कहां है जो पिछली बार तुम्हारे साथ चला था? मीरा ने हल्के से कहा, ठीक है, हम निजी तौर पर मैं तुम्हें 2.5 लाख देती हूं, काफी है? शमशेर ने मुंह तोड़ जवाब दिया, यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। दूसरों के लिए यह जानना शर्म की बात है कि कोई मेरे इलाके में बिना पैसे दिए खाना खा रहा है। अगर तुम सड़क पर गुंडे हो तो तुम्हें 2,50,000 रुपए के मुआवजे के लिए लड़ना होगा। तुम्हें उस लड़के को बाहर निकालना होगा।
मैं उसकी जीभ काट दूंगा और देखूंगा कि अगली बार वह बिना पैसे दिए खाना खाने की हिम्मत करता है या नहीं। मीरा का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करोगे। शमशेर ने एक बेकाबू मुस्कान दिखाई और चिल्लाया, बात पैसों की नहीं है। मैं मुंबई में अपने व्यापार के लिए मशहूर हूं। तुम्हारा दोस्त बिना पैसे दिए खाना खाने और मेरे मुंह पर मारने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। पिछली बार जब उसने कार खो दी थी तो शमशेर परेशान था। वह बहुत प्रतिस्पर्धी था। आकाश के ड्राइविंग कौशल ने उसे हरा दिया था। वह ईर्ष्यालु था। इसके अलावा आकाश का अंदाज इतना घमंडी था कि उसकी सांसें भी रुक जाती थीं और शमशेर काफी परेशान था। उसे लड़के को अच्छा सबक सिखाना चाहिए और उसकी जबान काट देनी चाहिए। मीरा थोड़ा घबरा गई। उसे लगा कि आकाश का कमीना एक तानाशाह का खाना खा रहा है। अब वह गलत इंसान के साथ मुसीबत में पड़ रहा है ना? जब तक तुम हमें रिहा कर दो और हमें एक नंबर दे दो, मैं तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, मीरा ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि वह और आकाश दुश्मन थे, फिर भी वह आकाश को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मीरा आग के कुंड में आकाश को धकेलना नहीं चाहती थी। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी दीवानी हो। क्या तुम किसी मर्द के लिए ऐसा करने को तैयार हो? लेकिन नहीं, मुझे औरतों को शर्मिंदा करना पसंद नहीं। अगर तुम्हें पता है कि क्या करना है तो मेरे सामने उस लड़के को बुलाओ। अगर नहीं तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने का दोष मत दो। शमशेर जोर से हंसा। मीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आराम की कोई गुंजाइश नहीं है? हां, तुम मेरे और मेरे भाई के साथ कुछ रातें यूं ही नहीं सोना चाहती और हमारी अच्छी तरह से सेवा नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं। शमशेर की नजरें मीरा की लंबी सुडौल छाती और पतली कमर पर टिकी थीं और उस पर एक घटिया मुस्कान थी। यह सुनते ही स्वीट में मौजूद पुरुषों के एक समूह ने मुंह में लार भर ली। जरा सोचो, इतनी खूबसूरत औरत को थामे रखना मुश्किल है। मीरा का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन इस बार उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम मीरा है। मैं जिला समिति के सचिव और ऑन्ड्रा इंटरनेशनल के डायरेक्टर अजय प्रताप सिंह की बेटी हूं। कोई रास्ता नहीं था, वह बस अपनी पहचान जाहिर कर सकती थी। उम्मीद है कि ये लोग पीछे हट जाएंगे। शमशेर का बुद्धि लब्धि ज्यादा नहीं था। जब मीरा ने खुद को धमकी दी तो वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। भले ही तुम एक परी हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अगर तुमने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो मानो या ना मानो, मैं अभी तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। मीरा के सुगंधित कंधे थोड़े कांप उठे। यह पहली बार था जब उसका अपमान हुआ था। मीरा को कांपते और शमशेर के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान देखकर उसे लगा कि वह महिला जरूर डरी हुई होगी। यह महिला ठंडी और संकोची दिखती है, लेकिन है तो बस एक औरत। लंबी और शांत सुंदरी मीरा बिस्तर में सचमुच शमशेर की जीतने की इच्छा जगाती थी। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, वरना मैं वादा करती हूं तुम्हें आज अपने व्यवहार पर पछतावा होगा। मीरा का सुंदर चेहरा सफेद पड़ गया। चाहे वह कितनी भी ठंडी और मजबूत क्यों ना हो, वह मौजूदा स्थिति का विरोध नहीं कर सकी। पछतावा? हाँ, मेरी डिक्शनरी में मुझे इन 2 शब्दों का कभी पछतावा नहीं हुआ। शमशेर ने सिगरेट चुटकी में ली, उठा और मीरा की ओर चल पड़ा। मीरा की गोरी गर्दन से हल्का पसीना निकल आया और आखिरकार वह अपने दिल के दबाव और डर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह कई कदम पीछे हटकर खिड़की के पास गई। शमशेर ने मीरा की ऊंची छाती और गोरी सुंदरता को देखा। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो यह बिल्कुल शानदार है। जरा सोचिए। शमशेर की लार लगभग बह निकली। नहीं, यह महिला अगर नहीं खेलती है तो बुरी आग को रोक नहीं सकती। अपने सामने की सुंदरता को देखकर शमशेर ने खुशी से अपने हाथ रगड़े और उस पर कूदने ही वाली थी। इधर मत आओ, वरना मैं कूद जाऊंगी। मीरा की आवाज बंद हो गई और उसने शमशेर को चांदी जैसी बुरी नजर से देखा, घबराहट से भरा हुआ। कूदना चाहती हो? यह इतना आसान नहीं है। मैंने अभी तक नहीं खेला है। शमशेर ने नाक भौं सिकोड़ी और फिर एक तरफ कई अंगरक्षकों को चिल्लाया, तुम ऊपर मत जाओ और इस लड़की को रोको। मीरा पूरी तरह से डर गई थी और उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। जन्म से लेकर अब तक उसने कभी ऐसे दृश्यों का सामना नहीं किया था। कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों और उपन्यासों के दृश्य उसके साथ होंगे। मुझे अभी तक प्यार नहीं हुआ है। मेरा अभी तक कोई प्रेमी नहीं है। भगवान,
आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह इन घिनौने बदमाशों के हाथों बर्बाद नहीं होना चाहती थी। मीरा खिड़की पर चढ़ गई। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बहादुरी से कूदने को तैयार हो गई। मीरा, तुम शाम को कहां गई थी? तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल है। अच्छा, मैंने कहा, तुम खिड़की पर क्या कर रही हो? तारों को देख रही हो? एक बेरुखी भरी आवाज आई और मीरा का सुंदर चेहरा स्तब्ध रह गया। सबके आश्चर्य के बीच आकाश ने मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। शमशेर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने आकाश को अजीब नजरों से देखा और चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? आकाश को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए वह सीधा मीरा के पास गया। अरे, भाई ने तुमसे पूछा था, तुम बहरे हो? शमशेर के प्रति अपने हार्दिक प्रेम का इजहार करने के लिए एक पीले बालों वाला गुंडा सबसे पहले दौड़ा और एक हाथ से आकाश का कॉलर पकड़ लिया। बहरा? मैं बहरा नहीं हूं। अगर तुम विकलांग होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जैसे ही आवाज गिरी, आकाश ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। क्लिक की एक तीखी आवाज आई, फिर एक तीखी चीख। पीले बालों वाले गुंडे का हाथ आकाश ने अचानक तोड़ दिया था। वह जमीन पर हाथ मरोड़कर चीखने लगा। गुंडों का एक समूह गुस्से में था और शमशेर और भी ज्यादा गुस्से में था। यह तो हद है। कौन ऐरा गैरा नत्थु खैरा मेरे सामने लोगों को मारने की हिम्मत करता है? तुम मरना चाहते हो? धिक्कार है, मार डालो इस लड़के को। शमशेर के छोटे भाई अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। वे पागल कुत्तों की तरह दौड़े और अपने खंजर निकाल ली। मीरा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके चीखने से पहले ही आकाश ने कंधे उचका दिए, मानो उसने इन गुंडों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया हो। यह देखकर कि आकाश के चेहरे पर कोई दबाव नहीं था, गुंडों का एक समूह और भी भड़क गया। यह आदमी बहुत पागल है। हालांकि शमशेर चिल्लाया, मेरे पास वापस आओ, पहले ऐसा मत करो। अचानक बलवान पुरुषों का एक समूह गतिहीन हो गया और पीछे हट गया। शमशेर ने ठंडी सांस ली, आगे बढ़ा, कुछ देर आकाश को देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या तुम वही लड़के हो जिसने पिछली बार BMW X6 चलाई थी? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मैं हूं। क्या तुम फिर से मुझसे दुर्व्यवहार करवाना चाहते हो? शमशेर गुस्से से भर गया, तुम जीने से थक गए हो, मेरे सामने उग्र होने की हिम्मत। आकाश शमशेर पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। वह मीरा की बांह पकड़ता है और उसे खिड़की की चौखट से नीचे खींच लेता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, मीरा, तुम लोगों को इतनी चिंता क्यों नहीं करने देती? मैंने तुमसे कहा था कि आधी रात को बाहर मत जाओ, लेकिन तुम सुनती नहीं। अब देखो, पागल कुत्तों के झुंड से टकरा गई। मीरा बिल्कुल अवाक रह गई। यह कैसा समय है? भला कोई कैसे हंस सकता है? उस रात उसने आकाश को एक बार ऐसा करते देखा था। आकाश का हुनर तो मानो अवाक था। हालांकि इतने बड़े ताकतवर आदमियों के सामने मीरा को सचमुच नहीं लगा कि आकाश पूरी तरह से पीछे हट पाएगा। असल में मीरा सचमुच मरना चाहती थी। आकाश के उभरने से उसे लगा कि कहीं उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। आकाश के हाथ की गर्मी महसूस करते ही उसके दिल की गहराइयों से एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। यह आखिरी बार नहीं है जब तुमने मुझे उकसाया हो। अब दोष लेना मेरी मेहरबानी नहीं है। मीरा ने अपने छोटे से हाथ से आकाश की पीठ पर चुटकी काटी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आकाश ने पहली बार मीरा के आक्रोश भरे भाव देखे। उसे तुरंत कुछ नया सा महसूस हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मैं इस सुंदरी को बचाने आया हूं। इस समय क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए? बहुत सुंदर विचार। मीरा ने आकाश की बांह कसकर पकड़ ली, अपने दांत काटे और कहा, मुझे मत बताओ कि तुम उन्हें हरा नहीं सकते, वरना मैं तुमसे घृणा करने लगूंगी। इस स्थिति में मैं केवल आकाश पर ही भरोसा कर सकती हूं। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आकाश को तुरंत लगा कि यह लड़की बहुत दिलचस्प है। वह मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मीरा, तुम मुझे बहुत ज्यादा देखती हो। इन लड़कों को देखो, ये सुअरों जितने ताकतवर हैं। मेरे विरोधी कहां हैं? छी। मीरा लगभग हंसी नहीं। सुअर जितना ताकतवर, यह काफी अजीब है। यह सुनते ही ताकतवर पुरुषों के चेहरे काले पड़ गए। मैंने इससे पहले कभी इतना उग्र कुछ नहीं देखा। शमशेर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उपहास किया, लड़के, तुम्हें बहुत हिम्मत है। मैंने देखा कि तुम्हारे ड्रैग रेसिंग कौशल अच्छे थे और मैं तुम्हें मुंह दिखाना चाहता था।
तुम बेशर्म थे और मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाई। तुम कौन हो? जब तुम एक सड़क काटते थे तब भी तुम बेकार थे। शमशेर यह भी जानता था कि उसके ड्रैग रेसिंग कौशल आकाश से बहुत अलग थे, लेकिन वह आकाश से तुलना नहीं कर सकता था। वह आकाश का हाथ छोड़कर देख सकता था कि क्या वह भविष्य में ड्रैग रेसिंग कर सकता है। बकवास मत करो, मैं कुछ सड़कों को काट दूंगा, मैं इसे जल्दी करूंगा। यह मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं, आकाश ने आलस से कहा। यह वाला शमशेर गैस लगभग जमीन पर बैठ गया। यह निजी है। शमशेर का गुस्सा भरा चेहरा बैंगनी हो गया। उसे लगा कि अगर उसने आकाश को फिर से यह कहते सुना तो वह पागल हो जाएगा। उसने तुरंत अपना सूट उतार दिया, टाई खोल दी, अपनी मजबूत छाती की मांसपेशियों को उजागर किया, अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके पूरे शरीर की हड्डी पा पा की ध्वनि करने लगी। मांसपेशियां एक एक करके उभरी हुई स्टील की गोलियों की तरह थीं और पूरे शरीर की मांसपेशियां आपस में गूंथी हुई थीं। शमशेर ने अपनी बाहें फैलाईं और क्रूर चेहरे के साथ आकाश की ओर चल पड़ा। अपने गुस्से को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए शमशेर ने तूफान को खुद ही सुलझाने की योजना बनाई, ताकि यह पागल लड़का समझ सके कि ताकत का अंतर क्या है। बेटे, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाद में तुम्हें अपंग बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। शमशेर गुस्से से दहाड़ा। मत करो। मीरा जल्दी में थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आकाश ने उसे रोक लिया। आकाश ने शमशेर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इससे धीरे से करूंगा। कम से कम मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। गुंडों और अंगरक्षकों का एक समूह आकाश को बेवकूफों की तरह देख रहा था। शमशेर के मुंह से निकला धुआं जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा नीला और सफेद हो गया। गुस्से में उसने कसम खाई कि अगर उसने अपने सामने की लहरों को अपंग नहीं किया तो वह शमशेर नहीं रहेगा। तुम मेरे लिए मरोगे। शमशेर ने आकाश के कंधों पर हाथ रखा और अचानक जोर लगाया। उसे लगा कि आकाश को काबू में करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आकाश ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। उसके कंधे उसके हाथों से जकड़े हुए थे। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना डरपोक होगा। इसमें कोई हुनर नहीं था। इसने सचमुच अपना चेहरा बर्बाद कर दिया। एक्सक्लेमेशन मार्क। शमशेर का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उसने अपने हाथों से आकाश की बांह को चुटकी में पकड़ने की कोशिश की। शेरा भाई बहुत ताकतवर है। शेरा भाई, उस लड़के को मार डालो जो नहीं जानता कि क्या करना है। ताकतवर गुंडों का एक समूह एक के बाद एक चिल्लाया। उनके चेहरे व्यंग्य से भरे हुए थे। वे पहले से ही उस दृश्य को महसूस कर सकते थे जब शमशेर ने आकाश को चुटकी काटी थी। शेरा भाई का कौशल कितना भयानक है, यह उनके दिलों में साफ झलक रहा था। अगर शमशेर के पास कुछ कौशल नहीं होते तो नाग गैंग का दूसरा बेटा सूरज उसे इतना बड़ा उद्योग संभालने नहीं देता। उन दिनों शमशेर नाग गैंग के 4 सेनापतियों में से एक और सूरज का दाहिना हाथ था। जैसे ही आकाश ने अपनी भौहें उठाईं, यह बड़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन उसके पास वाकई कुछ कौशल थे। ताकत का यह स्तर केवल विकसित मांसपेशियों का ही नहीं हो सकता, बल्कि अनुमान लगाया जाता है कि यह किसी खास तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का भी है। अनुमान है कि हमारे सामने खड़े इस बलवान व्यक्ति की ताकत लगभग 3 सितारों के बराबर है। मुंबई शहर की भूमिगत सेनाओं में 3 सितारा विशेषज्ञ बहुत कुशल माने जाते हैं, लेकिन आकाश की नजर में यह बात कहने लायक भी नहीं थी। शमशेर ने पाया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लड़के के चेहरे पर अभी भी एक सुकून भरी मुस्कान थी, जो कुछ हद तक शैतानी भी महसूस हो रही थी, और वह अपनी ताकत बढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। आकाश हल्का लग रहा था, मानो उसे कोई एहसास ही ना हो। बॉडीगार्ड्स और गुंडों का एक समूह भी थोड़ा असमंजस में था। भाई, ये क्या खेल चल रहा है? उनकी नजर से उन्होंने केवल आकाश के कंधों पर शमशेर के हाथ देखे, कोई और हरकत नहीं। उन्हें नहीं पता था कि इस समय शमशेर ने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसका चेहरा लाल था और वह संदेह से भरा था। यह लड़का हिल क्यों नहीं रहा? उसे लगा कि वह आकाश के कंधे को नहीं खींच सकता, इसलिए शमशेर ने उसके हाथ छोड़ दिए और हाँफने लगा। गुंडों का एक समूह शमशेर को घूर रहा था और मीरा थोड़ा स्तब्ध थी। अरे जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आकाश ने व्यंग्य किया। तुम मरना चाहते हो। शमशेर का चेहरा उदास हो गया
और वह अपना चेहरा खो बैठा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और सीधे आकाश के चेहरे पर दे मारी। हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के शमशेर ने एक ही मुक्का मारा, जिससे हवा का एक हल्का सा विस्फोट हुआ और हवा बिखर गई। यही उसका हुनर था, आयरन माउंटेन बॉक्सिंग। यह हुनर शमशेर ने अपने पूर्व गैंगस्टर बड़े भाई से सीखा था। हालांकि इसमें असली आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन यह रेत के थैलों से भरी बोरियों को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। चेहरे पर यह वार भले ही मरे ना, कम से कम एक झटका तो जरूर देगा। अच्छा भाई, गुंडों के एक समूह की आंखों में कट्टरता का रंग दिखा। शमशेर ने एक ही मुक्का हवा में मारा। इसके लिए कितनी ताकत चाहिए? मीरा इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा, खासकर जब उसने शमशेर के मुक्के से हवा का झोंका महसूस किया। यहां तक कि उसके बालों के सिरे भी उड़ गए। एक नजर में शमशेर की मुट्ठियां लगभग आकाश के चेहरे पर लगीं। आकाश हिला नहीं। मीरा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। हे भगवान! आकाश, अरे बेवकूफ, लड़ नहीं सकते तो भी छिपोगे नहीं? मीरा का दिल गले तक आ गया और उसके सफेद माथे और गर्दन से ठंडा पसीना रिस रहा था। आकाश की बारी आने वाली थी। यह देखकर मीरा ने बस अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगले ही पल लोगों को अचंभित कर देने वाला एक दृश्य सामने आया। आकाश का चेहरा भावहीन था। उसने हाथ बढ़ाकर शमशेर की मुट्ठी किसी ठोस गेंद की तरह पकड़ ली। पकड़ लिया। क्लिक क्लिक। एक कर्कश ध्वनि के साथ आकाश ने अपने दाहिने हाथ से शमशेर की मुट्ठी को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी सभी अंगुलियों को कुचल दिया। शमशेर की आंखें गोल थीं और उसका चेहरा टेढ़ा था। वह स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में था, लेकिन वह अपने मुंह से चिल्लाया नहीं। उसमें थोड़ी रीढ़ की हड्डी थी। आकाश गुनगुनाया और उसे अपनी ओर खींचता रहा। शमशेर आगे की ओर लड़खड़ाया। आकाश ने अपना हाथ बढ़ाया, शमशेर की छाती के करीब और ऊपर की ओर जोर लगाया। शमशेर को आकाश ने एक हाथ से उठा लिया। भीड़ ने ठंडी सांस ली। शमशेर, जो लगभग 6 फीट 6 इंच लंबा और 115 किलोग्राम से अधिक वजन का था, एक भालू की तरह मजबूत था और आकाश द्वारा एक बोरे की तरह उठा लिया गया था। मीरा अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सकी और सोचने लगी कि क्या उसने कोई भ्रम देखा है। हालांकि वह जानती है कि आकाश का कौशल अच्छा है, क्या यह भयानक नहीं है? धिक्कार है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शमशेर ने अपने हाथ पैरों से संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर मानो आकाश की हथेली में समा गया हो। उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं, मानो किसी 7 इंच लंबे सांप ने उसे डस लिया हो। मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। चूंकि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, इसीलिए मुझे परवाह नहीं कि मेरे आदमी बेरहम भी हों, आकाश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और शमशेर की दाहिनी हथेली उठाकर एक हाथ से पंजा मारते हुए आकाश की उंगलियां सीधे शमशेर की छाती में धंस गईं और खून ने शमशेर की बड़ी सफेद कमीज को तुरंत लाल कर दिया। आह! उस भयंकर दर्द ने शमशेर को बुरी तरह चीखने पर मजबूर कर दिया और उस भयंकर चीख ने गुंडों के एक समूह को सिहरन और सुन्न कर दिया। सबकी आंखों में डर का एक निशान था। बस उंगलियां आसानी से मांस और खून में धंस सकती हैं। यह कितना जबरदस्त है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। एक्सक्लेमेशन मार्क। मीरा खुद को रोक नहीं पाई और चुपके से मुंह में लार भर ली। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि आकाश इतना तेज होगा। एक पल के लिए उसे शक हुआ कि मेरे सामने वाला बेजान चेहरे वाला आदमी वाकई आम हिप्पी आकाश ही तो है। चीख के बाद शमशेर अभी भी संघर्ष कर रहा था। आकाश ने अपना मुंह फुलाया। अगर ये आदमी उसे कोई रंग नहीं देता तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि पछतावा क्या होता है। आकाश ने शमशेर को नीचे गिराया और उसे आगे धकेल दिया। शमशेर उस आदमी के लायक था जिसने कभी सड़क पर वार किया था। कई बार लुढ़कने के बाद वह जमीन पर गिरा और जल्दी से उठा। दहाड़ते हुए उसने जल्दी से अपनी कमर से खंजर निकाला और आकाश की ओर दौड़ा। विशाल शरीर शमशेर को एक इंसान जैसा बना रहा था, टैंक की तरह, और जमीन हिल रही थी। आकाश ने बिना देर किए रुमाल से अपने हाथों पर लगा खून पोंछ लिया और शमशेर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए मरो! शमशेर ने अपनी क्रूर आंखें दिखाईं और आकाश पर चाकू से वार किया। जब खंजर आकाश के सीने से सिर्फ आधा इंच दूर था, आकाश ने अपना टिश्यू पेपर फेंक दिया, अपना दाहिना पैर उठाया और उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। धड़ाम! यह फुटबॉल खेलने जैसा था।
शमशेर का विशाल शरीर दीवार के एक तरफ जोर से टकराया, जिससे बहरा कर देने वाली गर्जना हुई और पूरा घर हिलने लगा। शमशेर गिर पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसका पेट मरे हुए कुत्ते की तरह ढका हुआ था, इतना कमजोर कि वह रो भी नहीं पा रहा था। शक्ति के इस विशाल अंतर ने शमशेर को आखिरकार हकीकत का एहसास कराया। इस लड़के के सामने शक्ति आतंक की स्थिति में पहुंच गई थी। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। शमशेर के मुंह में एक कठोर शब्द था। आकाश ने शमशेर की बात अनसुनी कर दी। उसने स्वीट में मौजूद गुंडों पर नजर डाली और कहा, और कौन ऊपर आकर कोशिश करना चाहता है? टाल मटोल न करना ही बेहतर है। ठगों का एक समूह डर गया और प्रत्येक ने मुंह भर लार निगल ली। किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आकाश की ताकत ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया था। शमशेर का दिल गुस्से से भर गया। धिक्कार है, तुम कायरों को उठाना बेकार है। यह देखकर कि कोई नहीं आया, आकाश ने कंधे उचकाए और शमशेर की ओर चल दिया। हाँ, मुझे कुछ कहना है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं। आकाश की शक्तिशाली ताकत से दबा हुआ शमशेर, जिसका स्वभाव उग्र है, इस समय जरा भी गुस्सा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। माफी? एक व्यंग्यात्मक लहजे के साथ आकाश शमशेर के दाहिने पैर पर आ गिरा। क्लिक! टूटी हड्डियों की भंगुर ध्वनि के साथ आकाश ने शमशेर का पैर तोड़ दिया। आह! शमशेर अब और नहीं रोक सका। वह भेड़िए की तरह रोया। उसकी घुटने की टोपी आकाश से कुचल गई थी। शमशेर का दर्द भरा चेहरा बैंगनी हो गया था। आकाश कभी नहीं रुका और फिर शमशेर के जीवन रक्त पर कदम रखा। इस बार शमशेर दर्द में बेहोश हो गया और उसके निचले शरीर से खून बह रहा था, जिसका अधिकांश हिस्सा छोड़ दिया गया था। ठगों का एक समूह इतना डरा हुआ है कि वे सुन्न हैं। उन्होंने कई चीजें देखी हैं, जैसे लोगों को काटना और हाथ काटना, लेकिन उन्होंने आकाश को कभी इतना निर्णायक और निर्दयी नहीं देखा कि वे दूसरे को भी जाने नहीं दे सकते। इन्हें खत्म करने के बाद आकाश ने किसी और की तरह उसके बगल में ठगों के एक समूह से पूछा, तुम कहां से हो? ठगों का एक समूह उत्साहित था और थोड़ा साहसी आदमी ने कहा, हम नाग गैंग से हैं। नाग गैंग फिर से? आकाश ने भौहें चढ़ाई और गुंडों के एक समूह के दाहिने हाथ पर बने हरे ड्रैगन के टैटू पर नजर डाली और तुरंत याद आ गया। नाग गैंग का बॉस कौन है? आकाश ने लापरवाही से पूछा। यह मिस्टर विक्रांत है। उनका नाम विक्रांत सिंह है, हमलावरों में से एक ने जवाब दिया। आकाश विक्रांत सिंह को नहीं जानता था, इसलिए उसने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। वह पुलिस को बुलाने के लिए बहुत आलसी था। उसने आज सुबह ही प्रिया को परेशान किया था। उसे फिर से परेशान करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यह सुनते ही गुंडे कमरे से ऐसे भाग गए जैसे उन्हें कोई माफी मिल गई हो। धिक्कार है, यहीं रहो और अगर तुम मारे नहीं भी गए तो भी तुम डर के मारे मर जाओगे। मीरा ने कुछ गहरी सांसें लीं और एक अजनबी की तरह आकाश को देखा। मैं सचमुच हिप्पी और मुस्कुराते हुए आकाश को अपने सामने खड़े क्रूर आदमी से नहीं जोड़ पा रही थी। नीमा, ऑफिस की महिला सेना हमेशा कहती है कि मैं क्रूर और निर्दयी हूं। इस माल की तुलना में मैं तो उस छोटी माचिस वाली लड़की जितनी दयालु हूं। ज्यादा से ज्यादा वे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। यह उत्पाद सीधे लोगों को उनकी अगली पीढ़ी से हाथ धोना पड़ता है। मीरा ने शमशेर की ओर देखा, जो एक मुर्दे की तरह जमीन पर बेहोश हो गया था, और उसके लिए मौन का एक पल महसूस किया। मीरा, यह तय हो गया, चलो चलें। आकाश मुस्कुराते हुए मीरा की ओर चलता है। खलनायक, मुझसे दूर रहो, मीरा ने कहा। क्या खलनायक है? आकाश का चेहरा काला पड़ गया। उसने धर्मी शब्दों में कहा, मैं बुराई से छुटकारा पाने के लिए न्याय का समर्थन नहीं कर रहा हूं। पूफ! मीरा का गला भर आया और उसने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम इस तरह न्याय का समर्थन करते हो? मीरा, तुम समझ नहीं रही हो। हम ऐसे खलनायक से कैसे निपट सकते हैं और उसे पीड़ित नहीं होने दे सकते? आकाश ने अपना सिर हिलाया। मीरा ने आकाश की ओर देखा और पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे तुम्हारी कार सीधे मिल गई। मेरे लिए इसे ढूंढना वास्तव में आसान है। मीरा, मैं रात में तुम्हें बचाने आया था। मैंने धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। आकाश मुस्कुराया। मीरा शर्मा गई और फुसफुसाया, धन्यवाद। हे भगवान, मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुना। नहीं, अगर तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुनते हो तो इसे दोबारा कहने की जहमत न उठाओ। मीरा ने कहा और कहा, यह यहां सुरक्षित नहीं है, चलो चलें।
आकाश ने सिर हिलाया और पूछा, मीरा, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना? तुम क्या करते हो? मीरा ने कहा, यह तुम नहीं हो, है ना? आकाश ने मजाक में पूछा। पूफ! मीरा का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं मूर्ख नहीं बनूंगी। मीरा, तुम गलत हो। क्या तुम अपने होने वाले पति के साथ सेक्स नहीं करोगी? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम... मीरा का चेहरा लाल हो गया और वह आकाश का मुंह सिल देना चाहती थी। नहीं, मैं एक देवी हूं, मुझे एक औरत चाहिए, मैं सामान से झगड़ा नहीं कर सकती। मीरा ने ठंडी सांस ली और गेट की ओर निकल गई। उसके पीछे आकाश भी था। होटल के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मीरा ने चुपके से आकाश को देखा और थोड़ी राहत महसूस की। आकाश या आकाश, अगर यह आदमी सचमुच बदल गया है तो उसे आकाश से बात करना नहीं आता। भविष्य में कोई परेशानी मत करना, मीरा ने कहा। आकाश की भौहें छड़ी होने पर मीरा रिया जैसी कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, मैं इसे खुद सुलझा सकती हूं, आकाश ने सहजता से कहा। मीरा ने दांत पीसते हुए आकाश के साथ वैचारिक शिक्षा जरूरी समझी और जल्दी से कहा, तुम इसे सुलझा सकते हो क्योंकि तुम लड़ने में माहिर हो। फिर मैं तुमसे पूछता हूं, अगली बार जब उनके पास बंदूकें हों तो मुझे मत कहना कि तुम गोलियां रोक सकते हो। अंडरवर्ल्ड तुम्हारी कल्पना से परे है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो सिर्फ तुम ही खतरे में नहीं हो, इसका असर रिया पर भी पड़ेगा। आकाश ने अपनी नाक छुई और रोते हुए कहा, रिया, मुझे लगा था कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन पता चला कि तुम उस बेवकूफ लड़की के बारे में चिंतित थे। मीरा अचानक चुप हो गई और शर्मा गई। आखिरकार उसने अपने मुंह से एक वाक्य निकाला, रिया को क्या हुआ है? अच्छा, मैं ध्यान दूंगा, आकाश ने आह भरी। उसके दिल में हमेशा कुछ न कुछ बुरा रहता था। सच सामने नहीं आया। मीरा भी दिल में थोड़ा घबरा गई। दिल में बुदबुदाया, क्या इस हसीना को भी तुम्हारी चिंता नहीं है? बेवकूफ। जब वह सड़क किनारे पार्किंग में पहुंची तो मीरा ने कार का दरवाजा खोला और आकाश को सीधे आगे आते देखा। मीरा चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, क्या तुम बस में नहीं चढ़ोगे? आकाश ने दूर से जवाब दिया, मैं गाड़ी चलाकर आया हूं। दो लोग घर लौट आए, एक बड़े स्टॉल में कुछ टेक आउट के साथ। मीरा, तुम कहां थी? मुझे बहुत चिंता हो रही है। रिया ने उसकी ठंडी छाती थपथपाई और राहत की सांस ली। मीरा को दुख हुआ और उसने कहा, रिया, मैं लगभग वापस नहीं आ सकती। क्या बात है? क्या हुआ? रिया ने पूछा। वे सब बातूनी दोस्त थे। मीरा ने उन्हें नहीं छिपाया और रिया को सब कुछ बता दिया। रिया चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मीरा को इस तरह की बात का सामना करना पड़ेगा। अब जब यह खत्म हो गया है तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, रिया ने दिलासा दिया। मीरा ने फिर से नाक सिकोड़ी और भौहें चढ़ाईं। रिया, क्या तुम्हें लगता है कि आकाश वही है? कौन है? तुमने अचानक यह क्यों पूछा? रिया थोड़ा स्तब्ध रह गई। छोड़ो, जब मैंने पूछा ही नहीं था। मीरा ने अपना सिर हिलाया। उसे बस यही लगता है कि आकाश कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन वह उत्सुक है कि वह रिया का अंगरक्षक क्यों बनना चाहता है। वे सोफे पर बातें करते रहे। आकाश बाथरूम में नहाया, बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अगले दिन 3 दिन धूप में रहने के बाद आकाश की नींद खुली। आज सप्ताहांत था। रिया जल्दी उठ गई और काम निपटाने के लिए लिविंग रूम में लैपटॉप लेकर चली गई। मैंने जो अंडे के नूडल्स बनाए हैं वो देखो। मीरा ने जल्दी से नूडल्स का एक कटोरा परोस दिया। रिया ने अंडे के नूडल्स देखे, वह अवाक रह गई। कुछ लोग मीरा की प्रशंसा करने लगे। इतने अच्छे से एक कटोरा अंडे के नूडल्स बना सकते हैं, इसके लिए भी तकनीक की जरूरत होती है। खांसी, क्या तुम इसे खा सकते हो? आकाश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। मीरा खुश नहीं थी और गुनगुनाते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ ऐसा भेदभाव करते हो? मुझे लगता है कि नूडल्स का यह कटोरा बहुत अच्छा है। तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है तो तुम इसे खा लो, मैं नाश्ता बना दूंगी, आकाश ने कहा। आकाश, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नीचा देखो, है ना? मीरा नाराज हो गई। वह अंडे के नूडल्स आकाश के पास ले आई, नूडल्स को अपनी चम्मच से पकड़ा और आकाश को दे दिया। जल्दी से अपना मुंह खोलो। आकाश अवाक था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और एक छोटा सा निवाला लिया। कैसा चल रहा है? मीरा ने पलकें झपकाईं, इसका इंतजार करते हुए। मैं इसे इस बार खा सकता हूं, आकाश हंसा। मैं कहूंगी। मीरा का मुंह घूम गया और वह बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं खाने के लिए बहुत आलसी हूं। बेहतर होगा कि तुम इसे खुद ही खा लो, आकाश ने कहा। आकाश, कमीने!
मीरा का सुंदर चेहरा हरा और सफेद हो गया था। रिया आकाश और मीरा के बीच झगड़े को देखती है। वह बहुत खुश है। उसे हमेशा लगता है कि यह थोड़ा असामान्य है। क्या उनके रिश्ते में कुछ सुधार हुआ है? क्या मीरा को हमेशा आकाश से नफरत नहीं होती? अचानक से उनका रवैया इतना बदल कैसे गया? आकाश के लिए अंडे के नूडल्स बनाने की अब भी इतनी हिम्मत? इसमें कुछ गड़बड़ है। हमें शाम को उस भूत से पूछताछ करनी चाहिए। रिया ऐसा ही सोचती है। मीरा भी अपने दिमाग में आकाश के बारे में सोच रही है। मीरा पिछली बार आकाश द्वारा $10 लाख की ठगी के विचार से परेशान है। हालांकि उसने आकाश के किसी भी वादे को आगे नहीं बढ़ाया है। उसे सोचना होगा कि क्या मांगे। कुरियर वाला है मिस मल्होत्रा, हमारे पास आपका एक्सप्रेस पैकेज है। बाहर से आवाज आई, विला बिल्डिंग। ठीक है। रिया उठी और गेट से बाहर चली गई। वह थोड़ी उत्सुक थी। उसने ऑनलाइन कुछ नहीं खरीदा था। उसके दरवाजे पर पार्सल कैसे भेजा जा सकता है? एक्सप्रेस पैकेज खोलने पर अंदर एक खूबसूरत पैकेजिंग वाला गिफ्ट बॉक्स निकला। कितना खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स है रिया, इसे किसने भेजा? मीरा ने पूछा। पता नहीं। रिया ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से उसे खोला तो देखा कि उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। इसे खोलकर देखने पर गिफ्ट बॉक्स में 2 निमंत्रण कार्ड थे। रिया की गलत नजर देखकर आकाश तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ में रखे 2 निमंत्रण कार्डों पर नजर डाली। हस्ताक्षर आर्यन खन्ना के थे। ये आर्यन खन्ना की ओर से रिया और आकाश के लिए 2 डिनर निमंत्रण कार्ड थे। यह जगह स्वर्ण बंदरगाह में समुद्र की रानी नामक एक लग्जरी क्रूज शिप पर थी। कल शाम 7 बजे का समय था। यह खन्ना परिवार से है रिया, तुम? मीरा ने भौहें चढ़ाईं और थोड़ी चिंता से रिया को देखा। रिया ने गहरी सांस ली। जो आना चाहिए वो तो आता ही है, उसने हल्के से कहा। कोई बात नहीं। मीरा को पता था कि आर्यन खन्ना रिया को परेशान कर रहा था और वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। काश वह आदमी तुम्हें परेशान करना बंद कर देता। ठीक है, रिया ने चुपचाप सिर हिला दिया। मीरा को चिंता न हो इसलिए रिया ने उसे विरासत ग्रुप के सामने जो हुआ वह नहीं बताया। लेकिन आर्यन खन्ना ने आकाश को क्यों बुलाया? मीरा ने उत्सुकता से आकाश की ओर देखा, जैसे उसके मुंह से जवाब जानने की कोशिश कर रही हो। आकाश ने खुद पर व्यंग्य किया। वास्तव में यह स्पष्ट था कि आर्यन ने उसे आमंत्रित करने का कारण डिनर पार्टी में खुद से निपटना था। रिया की आंखें चिंता से भरी थीं। आकाश अब बहुत मुश्किल में है। आर्यन तो है ही, इस बार वह नीता के साथ भी परेशानी में पड़ गया है। यह सोचकर उसका सिर दुखने लगता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मीरा को छिपाया नहीं जा सकता। रिया ने बस इतना कहा, मीरा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, वास्तव में आकाश मेरा मंगेतर है। क्या? मीरा ने एक सुंदर चेहरा बना लिया। एक बार उसने यह भी सोचा कि उसके कानों में इस सवाल को लेकर कोई गड़बड़ है। रिया ने आह भरी और मीरा को आकाश के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। मीरा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसका मुंह ओ आकार में बदल गया। उसने एक और लार निगल ली और कहा, तो यह तुम्हारे बीच का रिश्ता है? कोई आश्चर्य नहीं कि रिया आकाश को अपना सचिव और अंगरक्षक बनाने देगी और साथ रहने देगी। यह पता चला है कि उनके बीच यह रिश्ता है। मीरा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। यह सिर्फ नकली जोड़े के बीच का रिश्ता है, रिया ने समझाया। कौन जानता है कि यह नकली कब असली हो जाएगा? मीरा ने कहा। 2 बिंदु 3 बिंदु। रिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने मीरा का सिर कुचल दिया। रिया को एक चुलबुली सी नजर से देखकर मीरा थोड़ा अवाक रह गई और सोचने लगी, तुम हिमखंड वाली औरत भी मर्दों की वजह से ऐसा ही भाव दिखाओगी। यह अध्यक्ष और सचिव के बीच का एक साधारण रिश्ता है। कौन इस पर यकीन करेगा? सेक्रेटरी आकाश, तुम बहुत छुपा रहे हो। मुझे लगा था कि रिया से पहले संपर्क करने का तुम्हारा कोई और मकसद था। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। मीरा ने आकाश की तरफ देखा। उसके दिल में हमेशा एक खटास रहती थी। अगर मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा तो रिया की रक्षा करना मेरा काम है। आकाश ने कॉफी ली और उसे पी गया। पता नहीं क्यों रिया ने आकाश की ये बातें सुनी और उसके दिल में तुरंत कोई स्वाद नहीं आया। बस जान लो, रिया ने खर्राटे लिए और उसका मुंह पहले की तरह ही कड़ा था। वैसे क्या हम आज दोपहर खरीदारी करने चलें? मीरा ने ताली बजाते हुए सुझाव दिया। छोड़ो भी, रिया ने सिर हिलाया। वह खरीदारी करने के मूड में नहीं थी। चलो, हर समय घबराए रहना ठीक नहीं है। बस बाहर जाओ और आराम करो।
आकाश ने कहा। रिया चुप रही और उसे मानना पड़ा कि उसे सुरक्षा का एहसास तभी होता है जब उसके साथ आकाश होता है। यह समय आर्यन खन्ना ने हिला दिया था। दिल बहुत उलझन में था। रिया को भी लग रहा था कि वह सचमुच आराम करना चाहती है, वरना आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन तुम्हें रिया और मेरी रक्षा करनी होगी, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। चिंता मत करो, आकाश मुस्कुराया। मीरा ने दोनों लोगों को फुसफुसाते हुए देखा। उसे बेवजह लगा कि ये दोनों लोग एकदम मेल खाते हैं। ठीक है, ये तय हो गया, चलो दोपहर में खरीदारी करते हैं, आकाश ने जोर से कहा। आकाश, मैं रिया के साथ खरीदारी करने जा रही हूं, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मीरा थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। जब आपके पास करने के लिए कुछ ना हो तो आइए और अपने फूलों की रक्षा कीजिए, आकाश ने अपने कंधे उचका दिए। मीरा ने अपने होंठ सिकोड़े और किसी भी बात का खंडन नहीं किया। राष्ट्रीय रंग और प्राकृतिक सुगंध के स्तर की दो खूबसूरत महिलाएं, अकेले बाहर जाना उन अश्लील पुरुषों द्वारा वास्तव में आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। मीरा को भी इसकी गहरी समझ थी। रात के खाने के बाद तीनों खरीदारी करने गए। मीरा ने कहा कि आपको खरीदारी करने के लिए गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, और आकाश गाड़ी चलाने में आलसी था। तीनों लोगों ने एक बार फिर मेट्रो लेने की भावना का अनुभव किया। दोपहर के लगभग 2 बजे तीनों ने नंबर 12 मेट्रो ली। जुलाई से पहले मुंबई में मौसम बहुत गर्म और शुष्क रहा था। मेट्रो में एयर कंडीशनर खराब लग रहा था और अंदर की हवा बेहद उमस भरी थी। मुझे पता था कि मुझे मेट्रो नहीं लेनी चाहिए, यह बहुत गर्म है। मीरा की सफेद गर्दन पसीने से तर थी। वीकेंड पर बहुत सारे लोग थे। मेट्रो में कोई सीट नहीं थी और तीनों खड़े थे। मीरा, तुमने ही तो मेट्रो लेने का प्रस्ताव रखा था। रिया ने अपने होंठ घुमाए और थोड़ा असहज महसूस किया। बीच में दबने की कोई बात नहीं थी। रिया को लगता था कि उसके आसपास के पुरुषों के समूह की नजरें हमेशा उन पर तैरती रहती थीं, जिनमें उनकी गंदी नजरें थीं। यह एहसास रिया को बहुत दुखी करता था। आकाश, रिया और मीरा के बीच में खड़ा था। समय समय पर वह अपने आसपास के पुरुषों पर चेतावनी भरी नजरें डालता था। थोड़ा चिड़चिड़ा होने पर कुछ पुरुष अचानक ठंडे पसीने से तर हो जाते थे और आकाश पर आंखों में अकथनीय भय का एहसास होता था। कई पुरुषों ने भी ईमानदारी से अपनी आंखें वापस ले लीं। आकाश दोनों सुंदरियों के बहुत करीब था। उनके बाल आकाश के कंधों पर भी आते थे और एक सुखद गंध आती थी। यह वाकई आकर्षक था। यह देखकर कि आकाश उसे घूर रहा था, मीरा शर्मा गई और चुपचाप मुंह फेर लिया। दिल में इतनी छोटी सी खुशी छिपी है। क्या इस बंदे ने आखिरकार अपना आकर्षण पहचान लिया? नमस्ते आकाश, जाओ और उस लड़की की मदद करो। रिया अचानक झुकी और आकाश के कान में फुसफुसाते हुए पास खड़ी एक लड़की की ओर इशारा किया। आकाश ने रिया की ओर इशारा करते हुए दिशा में देखा। लड़की आसमानी नीले रंग की पोशाक पहने हुए थी, आकर्षक और लंबी, नाजुक, मानो नक्काशीदार चेहरे वाली, एक उच्च प्रतिष्ठा वाली सुंदर लड़की थी। एक नजर में लड़की साफ पानी में कमल की तरह सुंदर लग रही थी। वहां से हमेशा ठंडी हवा का स्पर्श मिलता था, जिससे लोगों को ऐसा लगता था कि कोई अजनबी आसपास नहीं है। हालांकि लड़की का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे परेशान किया गया हो। पीले बालों वाला एक युवक उस लड़की पर झुक रहा था। लड़की जानती थी कि वह आदमी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वह बहुत ही घृणित लग रही थी और पीछे हट गई। पीले बालों वाला युवक उस पर झुकता रहा। मुझे माफ करना, इस कार में बहुत भीड़ है, पीले बालों वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर लाल फल जैसे भाव उसके स्वभाव को उजागर कर रहे थे। पीले बाल लड़की पर तैर रहे थे। पतली कमर और बर्फ सी सफेद टांगें बहुत अच्छी लग रही होंगी। वैसे ये तो और भी बेहतर है। लड़की के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। अब तो हद हो गई थी। वो पीले बालों वाले युवक के मुंह पर तमाचा मारने ही वाली थी कि आकाश अचानक उस लड़की और पीले बालों वाले युवक के पास दौड़ा। उसके शरीर ने पीले बालों वाले युवक को सीधे धक्का दिया और रूखी मुस्कान के साथ बोला, माफ करना, मैं तुम्हें दबा रहा हूं। पीले बालों वाला युवक लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने आकाश पर दहाड़ते हुए कहा, धिक्कार है, क्या तेरी आंखें नहीं हैं? दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।